आप सभी रीट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो और आप सभी को पता है कि रीट आज 27 अगस्त हो चुका है और 26 सितंबर को रीट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाने वाला है और सभी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही एक्साइटेड हैं और लगभग इसमें बहुत सारे फॉर्म्स भरे गए हैं। आप सभी को पता है 15-16 लाख के समथिंग फॉर्म्स हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों को मिला करके। तो दोस्तों मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आप इनको देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि इन वीडियोस में बहुत ही ऐसी बारीकी वाली बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मदद दे सकती है। आपके जो एग्ज़ाम में इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो लैंग्वेज सेकंड और फर्स्ट, अगर आपके लैंग्वेज फर्स्ट है लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 तो वहाँ पर 15 क्वेश्चंस टीचिंग मेथड्स के आने वाले हैं। और वहीं जब हम बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड की, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, उन दोनों में आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये जो वीडियोस हैं ये लेक्चर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि आपके 15 क्वेश्चंस यदि लैंग्वेज फर्स्ट है तो और 10 क्वेश्चंस यदि लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश है तो वहाँ पर आपको सॉल्व करवाएंगे। तो दोस्तों आप इनको देखिए और आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ब्रीफली जैसे खाना खा रहे हैं उस समय देख सकते हैं, खाना बना रहे हैं उस समय देख सकते हैं, सोना चाहते हैं उस समय कान में ईयरफोन लगा करके सुन सकते हो। यही मेरी सफलता का राज भी है दोस्तों आज ऐसी ही एक और टॉपिक लेकर के हम हाजिर हैं। इस टॉपिक में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो ये होगी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक चीज और बता देता हूं कि आपका जो सिलेबस है ना उस सिलेबस में तो बहुत ही संक्षिप्त में लाइन लिख रखी है, परंतु उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो आप नहीं जानते दोस्तों। छोटी सी गाइड पढ़ने से भी आपको नहीं आती है, वो आप हमारे साथ संपर्क में बने रहिए और इन वीडियोस को देखते रहिए, आसानी से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देगी। तो दोस्तों आज हमारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, उद्देश्यों के ऊपर, कि जब हम टीचिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं तो टीचिंग करवाते समय किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स हमें रखने चाहिए जिससे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफेक्टिव बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलो सीखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। मैं DS यादव आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें ऑब्जेक्टिव्स को फाउंडेशन स्टोन माना गया है, अर्थात सीखने का जो सिचुएशन होता है उसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसे नींव का पत्थर माना गया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने वाले समय में भी आएंगे। हो सकता है इस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों कि ओड विषम आपको छांटना होता है। 3 ऐसी लाइनें दे देंगे जो आपको अच्छे ऑब्जेक्टिव्स की हैं वो मिलेगी, एक आपको उसके विपरीत मिल सकती है। हो सकता है 4 लाइन में से 3 लाइनें आपको विपरीत मिले, 1 लाइन आपको सही मिल सकती है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। चलो चलते हैं कि जो गुड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अच्छे उद्देश्य होता है किसी भी चीज को करने के लिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दोस्तों हमारे ऑब्जेक्टिव्स की पहली जो विशेषता है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव्स शुड बी बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब हम टीचिंग शुरू करते हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो वो जो टीचिंग है उसकी प्लानिंग जो करते हैं उसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव होता है वह हमेशा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव की विशेषता है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वह ऑब्जेक्टिव्स शुड फुलफिल द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल्स मतलब दोस्तों छात्र होता है। जिस भी स्टूडेंट को पता नहीं है, आपको पता हो तो जब आप STC B.Ed करते हैं तो आपको पीपुल टीचर बोला जाता है, छात्र अध्यापक कहा जाता है। तो ध्यान देना कि जो छात्र होता है उसकी नीड्स और उसका जो इंटरेस्ट होता है उसको पूर्ण करना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देन अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है उसकी विशेषता है कि ऑब्जेक्टिव्स शुड बी हेल्पफुल इन एक्वायर का मतलब होता है अचीव करना, प्राप्त करना, डेमोक्रेटिक एम्स इन द
क्लासरूम। कक्षा कक्ष में डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक उद्देश्यों को पूर्ति करना भी एक मुख्य उद्देश्य टीचिंग लर्निंग का होता है। दोस्तों ध्यान देना, जब हम टीचिंग करवा रहे होते हैं तो क्लासरूम के अंतर्गत बच्चों में तानाशाही वाला माहौल नहीं होना चाहिए कि टीचर बैठ जा, प्रश्न पूछा बच्चे ने और टीचर बोला बैठ जा, कोई जवाब नहीं है। तो ऐसा नहीं, सभी बच्चों से प्रेम से हिल मिल जुल करके आपको टीचिंग करवानी चाहिए, जिससे आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों तो ध्यान देना कि जो ऑब्जेक्टिव्स है आपका, अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्लासरूम के अंतर्गत क्रिएट करना नहीं है तो आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वह बाधित हो जाएगा, वहां बच्चा लर्निंग नहीं कर पाएगा। दोस्तों अगला जो हमारा अच्छे ऑब्जेक्टिव्स की विशेषता है वो क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स शुड बी फॉर मॉडिफाइंग द पीपल्स बिहेवियर। मॉडिफाई का मतलब होता है सुधार करना, पीपल्स बिहेवियर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है दोस्तों कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना, उसमें सुधार करना। देन अगला हमारा जो उद्देश्य की विशेषता है, ऑब्जेक्टिव्स शुड बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ध्यान देना दोस्तों, विद्यार्थियों का विकास समाहित होना चाहिए आपके उद्देश्य में, आपकी टीचिंग में। अगर बच्चे का कोई फायदा नहीं हो रहा है ना तो समझ लो आपकी टीचिंग व्यर्थ है, आपके उद्देश्य व्यर्थ है। ओके, देन ऑब्जेक्टिव्स शुड बी फॉर द ऑब्जेक्टिव्स शुड बी फ्लेक्सिबल। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसके लिए एक और वर्ड मैंने लिखा है टेंजिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन होना चाहिए। जब आप टीचिंग करवा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कठोर बन जाए, बच्चा याद नहीं करेगा तो उसको चाटा मार दिया, ऐसा करते हैं। ये तो RT 2009 के विरुद्ध हो जाएगा। आपको बच्चे से प्रेम भी करना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी उसका जो सही है, मतलब आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सफलता मिलेगी, बच्चा आपका सीखेगा। तो फ्लेक्सिबल होने चाहिए हमारे उद्देश्य, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो डेवलप लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इनटू द स्टूडेंट्स। छात्रों के अंतर्गत भाषा को विकसित करना। जैसे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश भाषा समृद्ध बने बच्चे की, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी भाषा समृद्ध बने, तो उसका विकास होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे के अंतर्गत कम्युनिकेशन स्किल्स का भी विकास होना चाहिए। यही कमी मैंने आजकल सभी टीचर्स में पाई है कि जो जैसे हिंदी का टीचर है तो हिंदी तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज मानी जाती है, इसलिए बच्चे उसको आसानी से ग्रैब कर लेते, सीख जाते हैं। बट जो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें टीचर्स बच्चे को कभी भी कम्युनिकेट करना नहीं सिखाते। तो यही सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्तों। यदि आप भी भविष्य में टीचर बनते हैं इंग्लिश के तो सबसे बड़ा फोकस हमेशा यही ध्यान रखना कि आप अपने छात्रों को, जैसे आप टेंसेस सिखाते हैं, ग्रामर अच्छी तरीके से सिखाते हैं, लेसन्स पढ़ाते हैं, तो उनको बेसिक सेंटेंसेस के माध्यम से इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना भी सिखाना चाहिए। यही खासियत ही है मेरी दोस्तों। जब भी मैं टीचिंग करवाता हूँ हमेशा क्लासरूम में छोटे छोटे बच्चों को सभी को मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन के स्किल्स सिखाता हूँ, अर्थात बच्चों को इंग्लिश में बात करना सिखाता हूँ। संस्कृत भाषा है, यही भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है कि हम संस्कृत को पढ़ाते तो हैं लेकिन बच्चों को संस्कृत में बात करना नहीं आता है। तो ध्यान देना, हमारा जो एक अच्छा उद्देश्य होता है दोस्तों, उसमें बच्चे को भाषा तो समृद्ध करना ही है, साथ में उसमें उसी भाषा को कम्युनिकेशन का गुण भी होना चाहिए। अगली जो विशेषता है गुड ऑब्जेक्टिव्स की वो ये है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं शुड बी टू डेवलप द टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर बाय रीडिंग प्रोज, पोइट्री, फिक्शन लाइक नोवेल, स्टोरी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की बात करेंगे, संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत की बात करेंगे, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की बात करेंगे। तो जो हमारा उद्देश्य होता है, तो बच्चों को हमेशा हमें किसी भी प्रकार की कहानी, नोवेल, पोइट्री या कोई भी ऐसे वगैरह पढ़ने के लिए उसे मोटिवेट करना चाहिए। जब वो उन चीज़ों को पढ़ता है तो उस बच्चे के अंतर्गत इंग्लिश
लिटरेचर के प्रति टेस्ट डेवलप होगा, रुचि डेवलप होगी, इंटरेस्ट डेवलप होगा। और यदि आपको एक सभ्य समाज बनाना है, सभ्य समाज का निर्माण करना है, तो हर बच्चे के अंतर्गत इंग्लिश लिटरेचर का नॉलेज या किसी भी भाषा का जो लिटरेचर है उसका नॉलेज होना जरूरी है। दोस्तों अगला जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स शुड बी, उद्देश्य की जो क्वालिटी है कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स शुड बी, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना। टू ड्रॉ एस्थेटिक प्लेजर, वेरी गुड, ये चीज ध्यान रखना। जब हम बच्चे के अंदर इंग्लिश लिटरेचर के प्रति उसकी रीडिंग करने के लिए जो टेस्ट डेवलप कर चुके होते हैं, तो बच्चे में क्या होगा कि एस्थेटिक प्लेजर आएगा। एस्थेटिक मतलब सौंदर्य के प्रति वह आनंद लेना सीख जाएगा। किसके माध्यम से? रीडिंग लिटरेचर, साहित्य को पढ़ करके बच्चा क्या करेगा, अपने अंदर जो एस्थेटिक प्लेजर है। तो ध्यान देना दोस्तों, एक टीचिंग का अच्छा ऑब्जेक्टिव वही हो सकता है, अच्छा उद्देश्य वही हो सकता है जो बच्चे के अंदर एस्थेटिक प्लेजर को भी उत्पन्न कर दे। अगला जो क्वालिटी है ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स शुड बी हेल्पफुल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल रिव्यूज। जी दोस्तों, ये बहुत ही शानदार चीज है, क्रिटिकल रिव्यूज को अंडरस्टैंड करना। कई सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती है, क्या होता है। जैसे आपने कोई मूवी देखी है, कोई आपने बुक पढ़ी है, या सपोज मेरा लेक्चर आपने सुना है, तो आपको उसके प्रति क्रिटिकल रिव्यू देना आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग आपके अंतर्गत होनी चाहिए कि इस मूवी के अंदर क्या बताया गया है, इस नोवेल के अंदर क्या बताया गया है। तो जब आप टीचिंग करवाते हो तो बच्चे आपने जैसे लेसन पढ़ा दिया, तो लेसन पढ़ाने के बाद में बच्चा आपको बता सके कि सर ये लेसन इस संदर्भ में है और इस लेसन में राइटर या ऑथर ये बात कहना चाहता है। तो बच्चे के अंदर क्रिटिकल रिव्यूज को अंडरस्टैंड करना, समझने की एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। देन अच्छी क्वालिटी एक और होती है ऑब्जेक्टिव्स की, वो है ऑब्जेक्टिव्स शुड बी टू डेवलप ट्रांसलेशन एबिलिटी। यस बच्चों, कि ये जो बच्चे होते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन कर सके, ऐसी एबिलिटी भी उन बच्चों में आपको डेवलप करनी चाहिए। जैसे आप इंग्लिश सिखा रहे हो तो हिंदी से इंग्लिश बनवाना या इंग्लिश से हिंदी बनवाना, तो इस ट्रांसलेशन की जो एबिलिटी है वो भी आप उनमें डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव्स, अर्थात अच्छे उद्देश्यों की विशेषताएं जो आपको बहुत ही मदद करेगी। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। अगर आपको और वीडियोस चाहिए और यदि इनके नोट्स भी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम पर जो चैनल है DS पाठशाला, वहाँ पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।